स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यमन के पर्सपेक्टिव से है। यमन के वहाँ पे इंडियन ओरिजिन का एक नर्स है जिनको कि डेथ सेंटेंस दिया गया था। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर उनके केस के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। डेथ सेंटेंस का जो उनका एग्जीक्यूशन था उसको पोस्टपोन्ड है वो किया गया। तो स्टूडेंट जब भी किसी डेथ सेंटेंस को इस तरीके से पोस्टपोन्ड किया जाता है तो उसको हम रिप्राइव का जो कैटेगरी है उसके अंदर कंसीडर किया करते हैं। रिप्राइव आप देखिए कि पार्डन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। पार्डन प्रोसेस के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं वो हुआ करती हैं। पार्डन प्रोसेस के अंदर तो आप देखिए कि कम्प्लीटली यहाँ पे फ्री करना किसी भी पर्सन को, चाहे उनको डेथ सेंटेंस वो मिला हो। पार्डन के अलावा एक कम्यूटेशन का भी एक पार्ट हुआ करता है। कम्यूटेशन के अंदर में भी आपका जो पनिशमेंट है उसके अंदर जो चेंजेज हैं वो किए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको यहाँ पे जो जो आपका फॉर्म है उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कम्यूटेशन के दौरान में, तो हायर फॉर्म से लाइटर फॉर्म को चेंज करना कम्यूटेशन का पार्ट है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको रेमिशन का एक प्रोसेस देखने के लिए मिलता है कि आपका जो यहाँ पे पनिशमेंट है उसका टाइम पीरियड को चेंज कर दिया गया। जो यहाँ पे जो प्रोसेस है, सपोज कीजिए 2 ईयर का आपको पनिशमेंट मिला है उसको 1 ईयर कर दिया गया। हायर फॉर्म से यहाँ पे लाइटर फॉर्म के अंदर में कर दिया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि रेमिशन के अलावा आपको एक रेस्पाइट का एक प्रोसेस देखने के लिए मिलता है कि कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं। डिफ़िकल्टीज़ मींस कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज हैं उसको ये पर्सन कैरी करता है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उनको बेसिकली जो पनिशमेंट है उसके फॉर्म को चेंज किया जाएगा। पनिशमेंट का जो फॉर्म है वो चेंज किया जाएगा कुछ कंडीशंस के बेसिस के ऊपर में। तो ये रेस्पाइट का पार्ट है। और रिप्राइव क्या है? रिप्राइव के अंदर में आप देखिए कि आपका जो सेंटेंस का जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन्ड करना, उसको डिले करना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये पार्डन प्रोसेस के बारे में कहाँ पे मेंशन है, तो आप आर्टिकल 72 को हम रीड करते हैं। आर्टिकल 72 हम किसके रिगार्डिंग में? प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि आर्टिकल 72 है प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव से कि उनको पार्डन का जो पावर है वो मिला हुआ है और यही प्रोसेस है। यमन के वहाँ पे जो इनको डेथ सेंटेंस दिया जाना था वो 2018 से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। आप देखिए कि उनका जो मदर है वो भी वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। यमन के अंदर में प्रेजेंट समय में जो होती रेबल ग्रुप्स हैं, होतीज जो हैं, उनका वहाँ पे आप देखिए कि होतीज हैं वो नंबर्स के अंदर वहाँ पे पावर के अंदर में हैं। और स्पेशली यमन का जो कैपिटल सिटी है सना, वहाँ पे होतीज का ही कंट्रोल है 2014-15 के समय से। तो यमन का जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से रूल किया करती है? आप देखिए कि यमन का जो ऑफिशियली गवर्नमेंट है जिसका एम्बेसी है वो इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है। इनिशियली पार्ट के अंदर में तो रियाद के वहाँ से रूल किया करते थे, रियाद जो कि सऊदी अरेबिया का पार्ट है। अब आपको जो आदेन है, जो गल्फ ऑफ आदेन आप काफ़ी बार रीड करते हो, उस एरिया के अंदर में यमन का जो ऑफिशियली गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट समय में सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने होतीज के बारे में देखा 2014-15 के समय वहाँ पे एक वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है जब वो पावर को कैप्चर हैं वो करते हैं। एरिया है जो होतीज के कंट्रोल के अंदर में है। अब इंडिया ने कैसे अपना जो प्रोसेस को कैरी आउट किया गया, तो आप देखिए कि कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सेंड किया गया था। होतीज को बैक किसके द्वारा किया जाता है? ईरान के द्वारा इनका बैकिंग हुआ करता है, जिसको कि हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर भी कैलकुलेट किया करते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान के द्वारा 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि बैक किया जाता है, जिसको आप याद रख सकते हो 3H के फॉर्मूला के थ्रू। अब देखिए कि हम इजराइल के बारे में रीड करते हैं। इजराइल के वहाँ पे हमास है वो सिचुएटेड है। हमास जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, गजा स्ट्रिप का एरिया। फिर उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो लेबनान नाम का जो कंट्री है वहाँ पे आप देखिए कि हजीबुल्ला है, वहाँ पे हजीबुल्ला है, तो उसको भी ईरान के द्वारा ही सपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे होतीज हैं, यहाँ पे होतीज हैं जो कि यमन के पार्ट को मैक्सिममली एरिया को कंट्रोल करते हैं। और इसी के थ्रू रेड सी के अंदर में जो पास होने वाला जो ट्रेड है उसको भी आप देखिए कि काफ़ी बार इनके द्वारा, होतीज के द्वारा अटैक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस होतीज के बारे में देखा। आपको यमन का जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो एक बार हम लोकेशन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे।
अरेबियन पेनिनसुला को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अरेबियन पेनिनसुला को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप देखिए कि उसका जो कम्प्लीटली जो सदर्न टिप है अरेबियन पेनिनसुला का, वहाँ पे जो सिचुएटेड है वो यमन नाम का ये कंट्री है। आप देखिए कि ये यमन है। यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी सिचुएटेड है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये कौन सा कंट्री है, सोमालिया है या जिबूती है? तो आप देखिए कि सोमालिया है। यहाँ पे एक आइलैंड है जो कि यमन का ही पार्ट है। आइलैंड का जो नेम है वो क्या क्या है? सोकोत्रा उस आइलैंड का नाम है। स्टूडेंट्स नाम जरूर से याद रखना, सोकोत्रा इस आइलैंड का नाम है। अब आप देखिए कि ये जो आइलैंड है ये यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा वहाँ पे एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको कि यूनाइटेड अरब अमीरात है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस एरिया के अंदर में जो स्ट्रेट है, दो वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? बेबल मंदेब है यहाँ पे, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन के साथ में कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट को एक बार देखते हैं, क्या नाम है स्ट्रेट का? बेब अल मंदेब है। ये नाम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। अरेबियन पेनिनसुला का जो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ को जो कनेक्ट करता है अरेबियन सी के साथ में, वो कौन सा स्टेट है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। और इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में बेबल मंदेब नाम का जो स्टेट है। सकोत्रा आइलैंड है यहाँ पे, सकोत्रा आइलैंड जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसको बैकिंग किया जाता है। यहाँ पे जो पर्सन जो जो विंग है जो रूल किया करती है। वैसे यूनेस्को का आप देखिए कि रिकॉग्नाइज हेरिटेज साइट का भी ये पार्ट है स्कोत्रा आइलैंड। कैसे उसका पार्ट है? क्योंकि वहाँ पे आप स्टूडेंट्स आपको ड्रैगन काइंड ऑफ डेट एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीज हैं वो मिलेंगे जिसका कैनोपी है वो अम्ब्रेला शेप का होता है। सपोज कीजिए ट्री है, उसका फिर जो कैनोपी है वो इस तरीके से अम्ब्रेला शेप का जो हुआ करता है। यहाँ पे एक जो वाटर स्ट्रेट है जो कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक चैनल है जो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ आदेन को इंडियन ओशन के साथ में। तो आप देखिए कि जो चैनल है उसका नाम है गार्डेफी चैनल इसको बोला करते हैं। इस चैनल को क्या बोला करते हैं स्टूडेंट्स? गार्डेफी चैनल। गार्डेफी चैनल बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे दो एरिया हैं, स्कोत्रा आइलैंड और यहाँ पे जो सोमालिया का जो पार्ट है, सोमालिया का जो पंटलैंड एरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सोमालिया का जो एरिया है पंटलैंड, उसको ये बेसिकली उसके बिटवीन में ये सिचुएटेड है। यूपीएससी ने पंटलैंड के बारे में एक बार क्वेश्चन है वो पूछा था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इस एरिया के अंदर में सी पायरेसी, जो समुद्र के जो लुटेरे हुआ करते हैं, उनका यहाँ पे प्रेजेंस है वो होता है। तो ये यमन के बारे में हमने देखा। मेजरली जो ग्रुप वहाँ पे रूल करता है वो होतीज हैं, जो इनिशियली पार्ट में एक एरिया में होते थे, फिर उन्होंने सना को कैप्चर किया 2014-15 के समय में। और आप देखिए कि उनके द्वारा जो कैप्चर किया गया वो बेसिकली हमारे मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे एक अरब स्प्रिंग है वो चलता है। अरब स्प्रिंग चला था, टूनीशिया से वो स्टार्ट हुआ था, फिर गद्दाफी का एरिया को कैप्चर किया जाता है लीबिया के वहाँ पे। और आप देखिए कि यूएस कुछ विंग्स को यूएस बैक करता है, कुछ को दूसरा जो पावर्स हैं वो बैक करते हैं, और सब अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के रिगार्डिंग में वहाँ पे जो डिफरेंट जो इस तरीके के जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पावर को कैप्चर करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हम सीरिया के बारे में रीड करते हैं। सीरिया के वहाँ पे आईसिस का एक बार डोमिनेशन आया था। आईसिस के बाद में स्टूडेंट्स अब HTS नाम का जो ग्रुप है उनका डोमिनेशन है, जो पहले वन काइंड ऑफ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ करता था। स्टूडेंट्स एक और टर्म यहाँ पे है ब्लड मनी। ब्लड मनी आप देखिए कि क्या है। एक ब्लड मनी एक प्रोसेस है कि डेथ को कंपनसेट करने के रिगार्डिंग में आप कुछ मनी है उसका फैमिली मेम्बर्स को पे करें, और फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे एग्री करें कि हाँ आप जो मनी है वो पे कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोर्ट के अंदर यही कहा था कि ब्लड मनी भी हम डबल वे के अंदर में पे करना चाहते हैं। होतीज के साथ में हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जो ये प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है इसके फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। क्या हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, जो हमारा ट्रेड मैक्सिममली डेफिसिट के अंदर ही हुआ करता है,
क्या वो सरप्लस में पहुंचा है? आप देखिए कि सरप्लस के अंदर तो नहीं पहुंचा, पर ट्रेड डेफिसिट का जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं, कम यहाँ पे जो परसेंटेज है वो डेफिसिट का देखने के लिए मिला है। कौन से एरिया के अंदर में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हुआ? तो सर्विसेज का सेक्टर है मेजरली। हम जो सर्विसेज का जो सेक्टर है उसके अंदर में बताया गया है कि 11% के आसपास मोर एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा ये जो डाटाज हैं उनको रिलीज किया जाता है। फिर अगर हम बात करें हमारा जो मर्केंटाइज सेक्टर है उसमें भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। मेजरली जो कौन से सेक्टर में मोर एक्सपोर्ट देखने के लिए मिला है? इलेक्ट्रॉनिक है, मैरीटाइम है, टोबैको है और टी का जो एरिया है वहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो मेजरली देखने के लिए मिला है। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिया की जो मेजरली डेस्टिनेशन है वो आपको पता होने चाहिए। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि हम मोर जो आप देखिए कि इंपोर्ट हमारे यहाँ पे हो, कंट्री के अंदर में मोर इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट बाहर के जो कंट्री को हम सेंड करते हैं वो कम रहे। अब मेजरली हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में होता है। उसके उसके बिहाइंड के रीजन क्या हैं? क्योंकि हम पेट्रोलियम जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जो पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, उसका हम मेजरली आप देखिए कि इंपोर्ट ही किया करते हैं, चाहे वो ईरान से करना हो। अभी पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में रसिया से हमने किया है क्योंकि डिस्काउंट रेट के ऊपर में प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को रसिया के द्वारा जो पेट्रोल है। तो स्टूडेंट्स मेजरली तो ये इशू है कि, और इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी हैं उनका भी जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया के अंदर में सप्लाई होता है। एक्सपोर्ट हम करते हैं उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट्स को, जिसमें अगर हम स्पेशली बात करें डायमंड का तो सूरत जो गुजरात के अंदर में सूरत है वो डायमंड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बट आप देखिए कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे नहीं आता है, वो रसिया से हम आया करता है इंडिया में। फिर उसका फिनिशिंग होता है, उसका पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग इंडिया के अंदर में हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स मेजर अगर हम अब ट्रेड डेफिसिट के बारे में देखा, मेजर डेस्टिनेशंस के बारे में देखें तो आप देखिए कि हमारा जो मेजर डेस्टिनेशन है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूएसए हमारा मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, हमारे स्पाइसेज हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सेंड होते हैं। फिर स्टूडेंट्स नीदरलैंड है, ये ओवरऑल नहीं है, इसी क्वार्टर के हैं जो इस न्यूज़ के अंदर मेंशन है। चाइना और यूनाइटेड किंगडम, चाइना नीदरलैंड के बाद में आप देखिए कि चाइना है और यूनाइटेड किंगडम है। नीदरलैंड का एक एरिया है जिसको होलैंड के नाम से जाना करते थे। बेसिकली वो देखिए कि पोर्ट का एरिया हुआ करता था और कभी उसी वजह से नीदरलैंड को पहले होलैंड के नाम से भी बोला करते थे कि होलैंड, इस कंट्री का जो नेम है वो होलैंड है। बट अभी प्रेजेंटली इनका जो नाम है वो नीदरलैंड है। पहले इसका पोर्ट की वजह से जो नेमिंग है वो हुआ था। हमारा जो इंपोर्ट है वो मेजरली कौन सा कंट्री करता है? चाइना हमारा मेजरली इंपोर्ट करता है इंडिया के अंदर में। चाइना मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट है उनको सेंड करता है। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ से तो क्रूड ऑयल एंड गैसेज हैं वो इसका पार्ट रहेंगे। फिर रसिया है, रसिया भी आप देखिए कि वो क्रूड ऑयल का ही यहाँ पे है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उनके काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली हमारा जो मशीन सेक्टर के रिगार्डिंग में जो प्रोडक्ट हैं वो आया करते हैं। और इराक भी यहाँ पे इसका पार्ट है, इराक में भी आपको क्रूड ऑयल ही मेजरली मिलेगा। तो स्टूडेंट्स चाइना तो आप देखिए कि हर एक प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर में सेंड करता है, इसी वजह से चाइना के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में होता है। चाइना का मोर एक्सपोर्ट है इंडिया के अंदर में, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट चाइना के वहाँ पे है वो काफ़ी कम है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि हमने यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो हमने यहाँ पे देखे हमारे ट्रेड के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको जो मेजर आइटम्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसको एक बार हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो मेजरली आप देखिए कि जो पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल के रूप से जो पेट्रोल आता है हमारे यहाँ पे, उसको हम रिफाइनिंग करते हैं। उसका रिफाइनिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। कोई रिफाइनरी अगर आपको याद हो, आपके नियर बाई एरिया के अंदर में हो कोई रिफाइनरी, आप देखिए कि मथुरा रिफाइनरी है, पानीपत का रिफाइनरी है। पानीपत के अलावा स्टूडेंट्स गुजरात के अंदर में भी रिफाइनरी है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं जिनका जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में आप देखिए कि जो पाइपलाइन होता है उसके थ्रू क्रूड ऑयल ही सप्लाई होता है, और फिर अलग अलग पार्ट के अंदर में कंट्री के अंदर उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हुए लोगों को सेल किया जा सके पेट्रोल पंप्स के थ्रू। जो आप देखिए कि रिफाइनिंग प्रोसेस का ही वो कम्प्लीटली पार्ट है। इसी वजह से हमारे कंट्री का काफ़ी सारी रिफाइनरी अलग अलग एरियाज़ के अंदर में सिचुएटेड हैं। सबसे पहला रिफाइनरी कौन सा था?
1902 के समय आसाम के वहाँ पे एक जगह है डिगबोई, आसाम के वहाँ पे एक जगह है डिगबोई, वहाँ पे पहला रिफाइनरी लगा था। और आप देखिए कि डिगबोई रिफाइनरी के अंदर अभी तो प्रेजेंटली जो पेट्रोल जो निकलता है वो काफ़ी सारा वैक्स ही है, वैक्स का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है उसके अंदर में। फिर हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी का एरिया है, पेट्रोल के बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी है, फिर टेक्सटाइल है, गारमेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल वो सेक्टर है जिसका हम मोर एक्सपोर्ट किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप ज़रूर से देख लेना। करंट अकाउंट जो मेजरली हमारा डेफिसिट के अंदर होता है, कभी कभी किसी क्वार्टर के अंदर में ये आप देखिए कि सरप्लस भी अचीव है वो करता है, बट मेजरली डेफिसिट में होता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं, एक बार ज़रूर से उनको देखना। एक फेस्टिवल है जो मेजरली उत्तराखंड के वहाँ पे मनाया करते हैं, देवभूमि जो उत्तराखंड हमारा स्टेट है। और आप देखिए कि कुछ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एरिया है जिसके अंदर भी इसको सेलिब्रेट किया करते हैं। फेस्टिवल का नाम क्या है? हरेला फेस्टिवल है। मानसून का ये जो समय है, स्पेशली जो श्रावण का जो मंथ हुआ करता है, इसमें आपको हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में काफ़ी सारे फेस्टिवल मिलेंगे। आप देखिए कि फसल है वो उगा दी जाती है, मेजरली आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेशन इनका मिलेगा। फसल उगाने के बाद में अब ये जो एक रिलैक्सेशन का टाइम होता है लिटिल बिट फार्मर के लिए, जो मेजरली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही करते हैं, जो यहाँ पे गार्डनिंग है या जो आप देखें कि जो वेजिटेबल्स हैं उनको नहीं करते हैं, क्योंकि वेजिटेबल का वर्क तो है वो कम्प्लीटली 20 जो 12 आवर्स हैं वो हुआ करता है। हरेला जो फेस्टिवल है इसी तरीके से कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, कनेक्टिविटी को शो करता हुआ उत्तराखंड का ये फेस्टिवल है जो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट के अंदर में सेलिब्रेट किया करते हैं। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड का जो कुमायूं का जो रीजन है, कुमायूं का जो रीजन है वहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है। आप देखिए उत्तराखंड को जब आप देखोगे ना, तो सपोज कीजिए उत्तराखंड है, इसमें दो पार्ट हैं, एक गढ़वाल का रीजन है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये गढ़वाल का है, और ये जो रीजन है ये कुमायूं का रीजन है। अब आप देखिए कि एक और यहाँ पे एक रीजन है कुमायूं और गढ़वाल का जो कन्फ्लुएंस का एरिया है, उसको हम अलग नाम से जाना करते हैं। तो गढ़वाल और कुमायूं का रीजन है, कुमायूं में मेजरली सेलिब्रेट होता है। लास्ट ईयर आप देखिए कि ये क्वेश्चन एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया गया था। एक दिन जो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीजीएल, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ऐसे भी आपको पता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो अदर पार्ट कंट्री के अंदर में इस समय जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि आप देखिए कि इस समय तीज का फेस्टिवल आएगा, रक्षाबंधन का एक फेस्टिवल आएगा, तो ऐसे और भी फेस्टिवल हैं जो अलग अलग पार्ट के अंदर में इस समय रहेंगे, और उनके एडवर्टाइजमेंट आएंगे तो उनको भी हम डिस्कस है वो करेंगे। यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम भी है। आप देखिए कि जुलाई का जब मंथ आता है हमारे कंट्री में 1950 के समय से फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई है, उस समय में टी प्लांटेशन का एक ड्राइव है उसको कैरी आउट करते हैं। लास्ट ईयर इसको एक पेड़ माँ के नाम से स्टार्ट किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जब हमारे केएम मुंशी साहब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे। केएम मुंशी, जो कि क्या केएम मुंशी साहब ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या पार्ट हुआ करते थे? क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके ये पार्ट हुआ करते थे मुंशी साहब? तो आप ये बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में, आपका होमवर्क है। तो मुंशी साहब जब एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे तो 1950 के समय में वन महोत्सव स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स? वन महोत्सव। वन महोत्सव का मेन एम यही था कि हमें यहाँ पे ट्री प्लांटेशन का जो ड्राइव है उसको चलाना है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर में ये हुआ करता है, और अब आप देखिए कि लास्ट ईयर एक पेड़ माँ के नाम चलाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओवर टूरिज्म के बारे में है, यूरोपियन यूनियन के कुछ सदर्न यूरोप के कुछ कंट्री हैं जहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि ज़्यादा लोगों के आने की वजह से उनका जो कल्चर है, उनका जो एक्टिविटी है, उनको कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन हुआ है। ओवर टूरिज्म नहीं होना चाहिए, टूरिज्म का एक रेगुलेशन होना चाहिए। आप देखिए कि रेगुलेशन तो इंडिया के अंदर में भी इसका डिमांड उठता है कि हमारे जो हिली स्टेट्स हैं, जो वन ऑफ द फ्रेजाइल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो टूरिज्म जब कैरी आउट हो, जब वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाएं, तो उसका एक रेगुलेशन हो। प्रदीप सागवान नाम की एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कंटिन्यूस हमारे जो हिली स्टेट्स हैं, हिली जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पे डंप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टूरिज्म को एक कंट्रोल करने का ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन के कौन से कंट्री हैं जिन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया? एक तो आप देखिए कि जो कंट्री है वो है स्पेन। स्पेन के वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स इटली है,
स्पेन के अलावा इटली है, और इटली के अलावा आप देखिए कि पोर्तुगल है, पोर्तुगल है। तो ये 3 कंट्रीज हैं। यहाँ पे टूरिज्म जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूट करता है, 6% ऑफ जीडीपी है वो कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म। इंडिया के अंदर में टूरिज्म का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर में, वो 2% है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर हम इस टूरिज्म को एक रेगुलेटेड सस्टेनेबल मैनर के अंदर में यूज़ करें तो फॉरेन कंट्री से भी काफ़ी सारे लोग आएँ। हमारी गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हर डे स्कीम जो हेरिटेज सिटीज़ को डेवलप करने का जो इनिशिएटिव चलाए गए थे, जो टूरिज्म को ही बूस्ट करने के रिगार्डिंग में थे। देखो अपना देश है, अतिथि अब अलग अलग गवर्नमेंट के, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म को प्रमोट करने के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिलेंगे। जैसे आप देखिए कि इनिशियली गुजरात ने चलाया था, गुजरात टूरिज्म का, मिट्टी गुजरात की, इस तरीके से हमारे जो एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, जो उनके द्वारा बेसिकली उसको प्रमोट किया गया था उनका वॉइस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि टूरिज्म हमारे यहाँ पे 2% है, उन कंट्रीज में 6% है। वहाँ के लोगों का इस तरीके से प्रोटेस्ट रहा कि इसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है, जो हमारे भी हिली एरियाज में डिमांड हुआ करता है। शिपिंग का जो सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज करने के बारे में है कि कैसे ये डीकार्बोनाइजेशन है वो अचीव होगा। तो स्टूडेंट्स ग्लोबल जो शिपिंग है जो 2040 2040-50 तक यहाँ पे इसमें कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। वैसे हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट क्या है हमारी कंट्री का, 2070 है हमारा भारत देश का जो टारगेट है कि कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना है। इंडियन जो शिपिंग है वो वैसे ही वेरी लो क्वालिटी का जो सल्फर ऑयल है उसको यूज करता है, वेरी लो क्वालिटी का जो सल्फर ऑयल है उसको यूज किया जाता है हमारे शिपिंग सेक्टर के अंदर में। डीजल है, मीथेन गैस है, उनको यूज किया जाता है। तो एक आप देखिए कि सस्टेनेबल जो फ्यूल है उसका यूज हो हमारे शिपिंग के अंदर में, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को बताया गया है, बट हाइड्रोजन को स्टोरेज करना डिफ़िकल्ट है शिपिंग के सेक्टर में। ग्रीन अमोनिया इसका यूज है तो शिपिंग सेक्टर का बेसिकली जो डीकार्बोनाइज करने के बारे में है। इंडिया में आप देखिए कि काफ़ी सारे पोटेंशियल हैं। हमारा जो कोस्टल लाइन है वो भी उसके अभी जो लेंथ के इंक्रीज होने के बारे में कहा गया था। पहले जो बुक्स के अंदर में 1516 जो किलोमीटर है वो मेंशन किया करते थे इंडिया की कोस्टल लाइन के रिगार्डिंग में। गुजरात से स्टार्ट होती है कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी से लेकर आप देखिए कि आपको जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो ईस्टर्न घाट का एरिया है, वहाँ तक कंटिन्यूस एक्सटेंशन है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में है। अभी आप देखिए कि कुछ स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुआ था, तो लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म है उसको कैसे प्रोटेक्ट है वो किया जाए। एक तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि 2011 का जो सेंसस है वो बताता है कि हमारे कंट्री के अंदर में 121 जो लैंग्वेज है वो बोला करते हैं, 121 लैंग्वेज हैं। और अगर हम बात करें मदर टंग या डिफरेंट डायलेक्ट्स के बारे में तो 270 यहाँ पे डिफरेंट डायलेक्ट एंड मदर टंग है वो यहाँ पे बोला करते हैं। क्या लिंग्विस्टिक हेरिटेज डे भी कोई सेलिब्रेट होता है यूनेस्को के द्वारा? यूपीएससी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था, 21 फरवरी का शायद वो डे है जिसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछा था कि लिंग्विस्टिक हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा क्या उसको मदर टंग डे है जो सेलिब्रेट किया करते हैं। इसको एक बार आप ज़रूर से देखना स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 21 फरवरी का यूपीएससी के द्वारा शायद 2011 या सॉरी 11 नहीं 21 या 20 के समय ये सवाल था। अगर हम बात करें इस तरीके से हमारे यहाँ पे लैंग्वेज है, प्रोटेक्शन कैसा है, 22 लैंग्वेज तो शेड्यूल लैंग्वेज हैं। कुछ हमारी जो लैंग्वेज है उनको क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस है, पहले 6 हुआ करती थी, 5 न्यू लैंग्वेज अब ऐड करते हुए 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। तो आप देखिए कि आर्टिकल 343 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 343 जो है वो यहाँ पे ऑफिशियली लैंग्वेज के बारे में मेंशन करता है। कोई नेशनल लैंग्वेज है वो नहीं है हमारे कंट्री का, ऑफिशियल लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में यूज किया जाए। तो स्टूडेंट्स स्टेट्स को वहाँ पे अपना एक फ्रीडम दिया गया है कि आप अपना लैंग्वेज है उसको वहाँ पे चूज कर सकते हो 343 के अंडर में। आर्टिकल 29 है जो लिंग्विस्टिक जो यहाँ पे माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको कंजर्व करने का भी यहाँ पे प्रोविजन मेंशन करता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर में। तो ये लैंग्वेज का हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है। अब देखने एक वर्ड हुआ करता है, 8 कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वानी, 8 कोस पे बदले पानी।
कि कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर में पानी का जो टेस्ट है, वाटर का जो टेस्ट है वो भी चेंज होता है, और लैंग्वेज का जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो वहाँ पे जो डायलेक्ट है, प्रोनाउंसिएशन है, वो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा एक डिस्टेंस कवर करने के बाद में। नेक्स्ट अगर बात करें इन 22 लैंग्वेज के बारे में, तो ओरिजिनली जो शेड्यूल 8 के अंदर में जो लैंग्वेज है वो 14 हुआ करती थी। फिर ये जर्नी हमने कैसे अचीव किया, पहले आप देखिए कि सिंधी लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज ऐड किया गया, फिर कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है। ये क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने लास्ट ईयर प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में, क्योंकि मणिपुर न्यूज के अंदर में था। फिर आप देखिए कि हमने बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संताली है, ये 4 लैंग्वेज ऐड किया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 8 लैंग्वेज ऐड जब हुआ तो 22 का जो नंबर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनको टेररिज्म को कंडेम करने का ज़रूरत है। एससीओ के ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम एक विंग के बारे में बात करें तो रेड्स उनका विंग है। रेड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकंद के अंदर में। कहाँ पे है स्टूडेंट? ताशकंद के अंदर में उसका हेडक्वार्टर है। रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, ये एससीओ का ही एक विंग है। एससीओ आप देखिए कि एससीओ में कितने कंट्रीज हैं। पहले तो आपको यहाँ पे कंट्रीज अगर याद करने हैं तो 4 तो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है? जो आप देखिए कि जहाँ से तापी पाइपलाइन आएगा इंडिया के लिए, अभी तो मुश्किल है आना उसका, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल है, पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस बेटर नहीं है। तो जो तुर्कमेनिस्तान नाम का जो कंट्री है, जो कैस्पियन सी के साथ एरिया शेयर करता है, वो कंट्री नहीं है। फिर उसके अलावा कौन कौन से हैं? काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है यहाँ पे। फिर आप देखिए कि चाइना और रसिया और चाइना है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 6 कंट्रीज हैं इनिशियली। फिर इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया। अब यहाँ पे ईरान और बेलारूस है, उनको भी ऐड है वो किया गया है इस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। जब डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था तो इंडिया का जो पहलगाम टेरर अटैक है उसको कंडेम नहीं किया गया था एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स के द्वारा। इंडिया यहाँ पे आप देखिए इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको भी प्रमोट करने के बारे में कहा गया, जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आया था वाया ईरान के थ्रू। ये जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में बूस्ट करेगा इंडिया का। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमारी कंट्री में कौन सा क्रॉप है जो अलाउ है? क्या जीएम जो कॉटन है वो अलाउ है? यस स्टूडेंट्स, उसको अलाउ किया गया है। उसके अलावा आप देखिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप हैं जैसे बीटी ब्रिंजल है, यहाँ पे मेज है, और आप देखिए कि मस्टर्ड का भी जो डीएमएच धारा है वो 111 नाम से उसको बोला करते हैं, डीएमएच 111। तो उनको बेसिकली अभी यहाँ पे फील्ड ट्रायल के अंदर ही रखा गया है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका अलाउ करता है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल जो कमेटी है वो इसको अलाउ करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम यहाँ पे यूज करें या नहीं करें। तो अभी जो जीएम मेज है जो कि इंसेक्टिसाइड को डील कर सकता है, पेस्टिसाइड को डील कर सकता है, कोई भी उनके ऊपर में जो इंसेक्ट्स का अगर अटैक होता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा ये जो मेज है। तो इसका जो फील्ड ट्रायल है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के यहाँ पे हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली मेज के बारे में था, ये आपको पता होना चाहिए। और ओनली जीएम कॉटन है जिसको कि अभी हमारे यहाँ पे कॉमर्शियली जो अलाउ है वो किया गया है। यूएस से आप देखिए कि डिफेंस का जो लाइटर कम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग में जो इंजन है उनको सप्लाई किया गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के बारे में है कि आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 हमेशा प्रिवेल करेगा, हमेशा लार्जर है आर्टिकल 19 के। एक कार्टूनिस्ट है उनके द्वारा पीएम सर और आरएसएस जो एक विंग है जिसके कि यहाँ पे पर्सन का जो कार्टून है वो बनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट दैट डज नॉट मीन्स कि आप यहाँ पे किसी का डिग्निटी है उसको हार्म करोगे। और आर्टिकल 21 है वो ऑलवेज लार्जर है, राइट टू लाइफ विद द डिग्निटी, वो लार्जर है अगर कंपेयर करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भी कुछ एक्सेप्शन हैं कि कंट्री का सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को आप हार्म ना कीजिए, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस को इम्पैक्ट ना कीजिए। तो वो 8 यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर आपको नहीं पता है
तो लक्ष्मीकांत नाम का जो पॉलिटी का बुक आप मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो रीड करते हो उसमें जाके उसको देखना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कौन कौन से एक्सेप्शन हैं फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अंदर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट जो हमारा मोस्पी का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो डाटाज रिलीज किए जाते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का किया गया, जिसमें बताया गया है कि वुमेन्स का जो वर्क के अंदर में इंगेजमेंट है वो लिटिल बिट डिक्रीज हुआ है। सीजनल वर्क भी एक रीजन बताया गया है इसके बारे में कि लास्ट मंथ समर का भी समय था तो सीजनल कंडीशंस ऐसा था, तो इस वजह से भी ये कम हो सकता है रूरल और अर्बन एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन और रूरल का सेम ही यहाँ पे बताया गया है। समय समय पे ये डाटाज हैं जो अपग्रेड किए जाते हैं। अनटचेबिलिटी हमारा यहाँ पे आप देखिए कि आर्टिकल जो 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के बारे में कहता है, बट स्टिल कुछ केसेज हैं। फिर 1989 का प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है तो उसके जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो राइज हुए हैं, कुछ केसेज पेंडिंग सिचुएशन में हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है वो मेंशन करता है। आर्टिकल 17 आपको पता होना चाहिए, अनटचेबिलिटी को अबोलिशमेंट के बारे में है। और आर्टिकल 15 भी आपको पता होना चाहिए। 15 में आप देखिए कि किसी भी पर्सन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ऐसे ग्राउंड हैं ओनली। आप देखिए कुछ आर्टिकल में लिखा हुआ है। प्रेस बॉडीज़ के द्वारा एफआईआर जो यूट्यूबर जर्नलिस्ट है उनके ऊपर हुआ है, तो वो बेसिकली बिहार के अंदर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में उनका कुछ रिपोर्ट था, तो उसके बारे में उनके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है, तो उसी को वन काइंड ऑफ अपना जो कंसर्न्स है वो रेज किया गया है प्रेस का जो बॉडीज है उनके द्वारा। आने वाले समय के अंदर में हमारे कंट्री, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। कहाँ पे ये डिस्कशन रहेगा, आप देखिए कि एक तो हमारा यूएस के साथ में मिनी ट्रेड डील है वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है। यूरोपियन यूनियन के साथ में भी काफ़ी राउंड ऑफ टॉक्स हैं वो हो चुकी हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आसियान कंट्रीज़ के साथ में भी जो हमारा जो पैक्ट है उसको रिव्यू है वो किया जा सकता है। कि आसियान के बारे में हमारे एक मिनिस्टर जो हैं उनका स्टेटमेंट था कि चाइना के थ्रू जो राउंड प्रोसेस के थ्रू आसियान के थ्रू इंडिया में डंप करने का कोशिश किया गया है। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा कुछ वायलेशन के जो केसेज हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा। ये कब इस्टेब्लिशमेंट में आया था, 99 के समय ये बॉडी बनाई गई थी। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, पहले दिल्ली के अंदर में हुआ करता था, अभी हैदराबाद के अंदर में है। और हैदराबाद जो सिटी है यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का जो पार्ट है उसका गैस्ट्रोनोमी का जो एरिया है, जो फूड के रिगार्डिंग में जो गैस्ट्रोनोमी होती है उसमें आप देखिए कि ये हमारा क्रिएटिव सिटी है। डेंस ऑफ डार्कनेस के बारे में है कि दो ब्लैक होल जो हुआ करते हैं, जो ब्लैक होल जो होते हैं क्या उससे लाइट है वो एमिट करता है, ब्लैक होल से लाइट अगर उससे पास करे तो निकल सकता है। तो आप देखिए कि जो ब्लैक होल हैं उनके मर्जर के बारे में बताया गया, जो कि यूएस के वहाँ पे लिगो नाम का जो ऑब्जर्वेटरी है वो सिचुएटेड है। लिगो के अलावा आप देखिए कि विर्गो नाम का जो लेबोरेटरी है, विर्गो नाम का जो लेबोरेटरी है वो इटली के वहाँ पे है। और कैगरा या कागरा नाम का जो लेबोरेटरी है वो जापान के वहाँ पे है। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है कि दो ब्लैक होल्स हैं वो मर्ज करते हैं जब वो पास पास में हुआ करते हैं, उसी की फोटो को यहाँ पे शो किया गया है। एक स्टूडेंट्स फ्लाई है, एक मक्खी है, जिसको कि यहाँ पे क्यूबा के वहाँ पे जो हवाना नाम का जो सिटी है, क्यूबा आप देखें कि कहाँ पे है, आइलैंड कंट्री है, कैरिबियन सी में सिचुएटेड है। क्यूबा के वहाँ पे के उनके एक डिक्टेटर की वजह से भी जाना करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो जो कम्युनिस्ट रूल है वो वहाँ पे रहा था। और आप देखिए कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है कि रसिया ने अपनी मिसाइल्स वो वहाँ पे लगा दिए गए थे क्यूबा के अंदर में। फिर कैनेडी नाम के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के, ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का भी इंसिडेंट है कोल्ड वॉर के समय में। और शुगर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, शुगर का जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे भी शुगर केन का जो आप देखिए कि शुगर केन का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो है, बट शुगर केन प्रोडक्शन के अंदर में क्यूबा का वहाँ पे मेजरली एक डोमिनेशन है। तो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है जिसका फार्मिंग बताया गया है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई क्या होती है, आप देखिए कि जो वेस्ट है, वेस्ट को इनके द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है एज ए मैन्योर के रूप से। तो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है। क्या इंडिया के अंदर में इस
फ्लाई का जो प्रैक्टिस है वो होता है। यस स्टूडेंट्स, कुछ कुछ पर्सन्स के द्वारा इसका फार्मिंग किया जाता है। या किसी तरीके का जो इंसेक्ट्स है, वायरस है, उसको ये बैक्टीरिया है, उसको ये स्प्रेड कर सकती है, नहीं कर सकती स्टूडेंट्स, उसके इम्पैक्ट नहीं बताए गए हैं। और वेस्ट का जो डिकम्पोज करना, उसके रिगार्डिंग में भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल है वो यहाँ पे है। जो ह्यूमन वेस्ट है उसको भी आप देखिए कि इनके द्वारा कन्वर्ट है वो कर दिया जाता है। कभी कभी तो इनका जो लार्वा है जिसको कि फिश का जो फीडिंग है उसके लिए भी यूज किया करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स बताया गया है यहाँ पे, जो वेस्ट के डिकम्पोज करने के अंदर में उसको यूज करने के रिगार्डिंग। अगर वेस्ट आप देखिए कि डिकम्पोज नहीं होगा तो वहाँ पे गैसेज हैं वो भी एमिट करती हैं, मीथेन स्पेशली उससे एमिट करता है। स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा आप देखिए कि जो ड्रूज का जो रीजन है वहाँ पे ब्योदिन नाम से जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो कि आप देखिए अरेबियन पेनिनसुला के अंदर मिला करते हैं, डेजर्ट एरिया के अंदर में, तो वहाँ पे इजराइल का जो फोर्सेज है उनके द्वारा स्ट्राइक किया गया। इराक के अंदर में आप देखिए कि जो कुर्द पीपल्स हैं, इराक के अंदर में जो कुर्द पीपल्स हैं उनका कुर्दिस्तान है, उस ऑटोनोमस रीजन के अंदर में यूएस का जो वहाँ पे जो रिफाइनरी है या जो पेट्रोल एक्सट्रैक्शन का जो उनका सोर्सेज है, तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग में आप देखिए वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है। फिर यहाँ पे चाइनीज़ फोर्सेज के बारे में है, जापान के द्वारा कहा गया कि चाइनीज़ मिलिट्री एक्टिविटी है वो सीरियस इम्पेक्ट करती हैं उसकी सिक्योरिटी को। यहाँ पे जो कुर्ली आइलैंड हैं, कुछ आइलैंड्स है जिन पे डिस्प्यूट भी है चाइना और जापान का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेस्ट बैंक के बारे में है। जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न पार्ट का जो एरिया है जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी रहता है उसको वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, 1967 सिक्स डे वॉर का वो समय है जब मास लेवल के ऊपर पैलेस्टीनियन कम्युनिटी अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर में जाते हैं, जिसको नकबा का नाम दिया जाता है। आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर में फर्स्ट टाइम 1967 के बाद में लार्ज लेवल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है। ये यूएन के द्वारा कहा गया। पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के लिए यूएन का एक यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, जो कि जहाँ जहाँ पे इनका माइग्रेशन हुआ वहाँ पे बेसिक सर्विस पैलेस्टीनियन कम्युनिटी को एजुकेशन, शेल्टर, फूड ये प्रोवाइड किया जाए, उसका वर्क करता है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? अम्मान के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल के गवर्नमेंट के बारे में है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो सपोर्ट करने वाला जो विंग था उनके द्वारा क्विट किया गया है। तो आप देखिए कि इजराइल के बारे में है। इजराइल इस वजह से भी इन अटैक्स को कैरी आउट करता है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो पावर के अंदर में है उसको एक्सटेंशन कंटिन्यूस मिलता रहे। तो आप देखिए कि इस वजह से वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व नहीं हो सका है, या वो उनको कंप्लीट एरिया है उसको भी कैप्चर करना है। तो काफ़ी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होते हैं। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।